साथियों, आज 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स की ओर हम चलेंगे और आज हम बहुत ही खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का सहयोग मिलता है, प्यार मिलता है। तो कल तो वीडियो नहीं आ पाई थी, थोड़ा सा नाराज़ था अपने आप से और आपसे। भाई नाराज़ भी आप ही से होंगे, तो इसलिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं, 15 क्वेश्चन हैं और ये कुछ बहुत पुरानी जानकारी भी ली गई है। अभी आपको हम एक सरप्राइज देंगे। जब ये 15 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे उसके बाद या 8-9 क्वेश्चन के बाद दे देंगे, जैसा हमारा मन कहेगा। और आपको मैं फिर से आपकी भारी डिमांड पर आ गए हैं करंट अफेयर्स के मैदान पर। हमारी उम्मीद है कि आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। अभी कोचिंग में 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट होना है, 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा जिसमें सब कुछ आएगा। ओवरऑल सरल सरल चीजें, सारी चीजें होंगी। 2-4 प्रश्न मुश्किल से मैथ के होंगे, 2-4 रीजनिंग के होंगे, 2-4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे अर्थशास्त्र से, 2-4 प्रश्न कंप्यूटर से होंगे। सरल सरल अच्छे अच्छे प्रश्न आपसे दिए जाएंगे सामान्य जानकारी के लिए। हो सकता है इस संडे को आयोजित कर दिया जाए 10 बजे सुबह। तो देखते हैं कि आपको सामान्य जानकारी कितनी है। और वैसे भी ये लखीमपुर शहर है हमारा, पढ़ाई के क्षेत्र में मामूली सा थोड़ा अपने देश के युवा जो है थोड़ा सा भटक गए हैं पढ़ाई के क्षेत्र से। तो चाहे कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से हम सफलता की ओर नहीं जा पाते, जैसे कि रोज रेगुलर क्लास ना करना। क्वेश्चन लिखने वाले क्वेश्चन लिखें आराम से, मेरी बात को सुनते भी रहे। जैसे रेगुलर क्लास ना आना, आज कोहरा था, ज़्यादा ठंड थी तो निकले, देखा, अरे बहुत कोहरा है, चलो खट से कोचिंग नहीं जाना। अरे आप एक बात सोचिए, आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, अगर आपकी नौकरी हो और आप ड्यूटी करने नहीं जाएंगे सुबह 8 बजे, आप ड्यूटी करने कैसे जाएंगे सुबह 8 बजे? आप तो देखेंगे अरे स्कूल है आपका, आप टीचर बन गए, आप पढ़ाने नहीं जाएंगे 8 बजे क्योंकि भैया कोहरा बहुत है। ऑफिस में है तो अरे फील्ड वर्किंग मिल गई तब भी, तो कैसे ऐसे काम चलेगा? हम अगर पढ़ाई को अगर ये समझें कि हमारी जॉब लग चुकी है और हमें इतने घंटे पढ़ना है, तो भाई मेरे भाई बहुत जल्दी जॉब लग जाएगी और बहुत जल्दी पढ़ाई हो जाएगी। कहते हैं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, कहते हैं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, भीड़ में उसकी जीत के बाद पूरी दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है और जीतने के बाद उसके साथ पूरी दुनिया होती है। आइए हम करंट अफेयर्स की शुरुआत करें। सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? पहले तो ये थे लेबनान में। पहले कहाँ थे? पहले जो थे लेबनान में, और अब ये चुना गया है सऊदी अरब के लिए। अब इन्हें किस लिए चुना गया है? सऊदी अरब के लिए चुना गया है। सऊदी अरब तो ठीक है, बहुत अच्छा देश है और लगभग अगर बात की जाए तो सऊदी अरब में 22 लाख भारतीय रहते हैं। अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में लगभग 22 लाख भारतीय रहते हैं। ये एक थोड़ा सा और डाटा है, आप लोग याद रखेंगे कि सऊदी अरब में लगभग 22 लाख भारतीय निवास करते हैं। देखिए, धोखा नहीं देना। आप लोगों ने वादा किया है कि सर हम रोज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और लिखेंगे, तो भैया धोखा मत देना, बस ये जान लीजिए। अच्छा, शाम को पढ़ने आता है, वो भी कह रहा था कि उसने कॉपी भी दिखाई, कहा कि सर लिखते रोज है, पढ़ते रोज है, फिर भी आप कहते नहीं पढ़ते। तो भाइयों, मैं उन विद्यार्थियों को नहीं कहता हूँ जो पढ़ते हैं, मैं उन विद्यार्थियों को कहता हूँ जो नहीं पढ़ते हैं। फोर्ब्स ने 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में किसे शामिल किया है? तो इनका नाम है पीवी सिंधु। क्या नाम है भैया? पीवी सिंधु। और बैडमिंटन स्टार प्लेयर है, बैडमिंटन स्टार प्लेयर है। और आपको बताता हूं
कि फोर्ब्स की टॉप 25 में है ना, तो टॉप 1 पर कौन है, फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका, और ये भी है किसकी, टेनिस की प्लेयर है, और इनके पास 51.1 मिलियन डॉलर की भैया संपत्ति। आप स्पोर्ट्स को हल्के में न लीजिए। ये है नाओमी ओसाका। और जो हमारे यहाँ की है पीवी सिंधु, उनके पास कितनी संपत्ति है? ये भैया 12वें नंबर पर आई है, 12वें क्रम पर फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई, 12वें क्रम पर फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों में शामिल है। और अगर एक बात बताएं आपको, तो इनकी जो है प्रॉपर्टी वो कितने मिलियन की गई है? 7.1 मिलियन डॉलर। इनको पैसे में बताइए कितने होते हैं? रुपए में कोई विद्यार्थी अगर कन्वर्ट कर सकता हो तो करें। IMF ने FY23 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? भाई साहब, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में आने ही आने हैं। आप 1 2 3 ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये ऐसे प्रश्न परीक्षा में आने ही आने वाले हैं। पीछे के शोर से आप परेशान मत होइए। लोगों को मालूम है कि हम इसमें वीडियो बनाते हैं तो जबरदस्ती हॉर्न बजा दिए जाते हैं बाहर से। अब आप सोच लीजिए, हमने बाहर के दुकानदारों से बात की। हमने कहा कि ये जो गाड़ियां आप लगवा लेते हो, जैसे इस दुकान पर ग्राहक कस्टमर गया और उसने गाड़ी पार्क कर दी रोड पर, तुरंत 1 मिनट नहीं होता कोई ना कोई गाड़ी आती है और हॉर्न मारती रहती है खड़े होकर। मैं कहता हूँ आप भाई साहब इरिटेट नहीं होते? अरे कम से कम ग्राहक को पहले बता दो कि भाई साहब थोड़ा सा गाड़ी साइड कर लीजिए, नहीं तो आप सामान देख रहे होंगे और आपको बाद में गाड़ी हटानी पड़ेगी, तो इधर अपन भी ना डिस्टर्ब हो। लेकिन नहीं, खैर कोई बात नहीं। जब आदमी जान जाता है कि इस बात से इसको दिक्कत है, तो आदमी वो काम जरूर करता है। जैसे आपका कोई ऐसी व्यवहारी जान जाए कि आपको इस बात से दिक्कत है, तो वो फिर वही बात करेगा आपसे, क्योंकि उसको मालूम है आप चिढ़ जाओगे और आपको चिढ़ाना है उसका काम। तो कोई बात नहीं भैया, तुम बजाते रहो हॉर्न और हम रहेंगे पढ़ाते। IMF ने FY23 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? 6.8% कर दिया है। 6.8% कर दिया है। IMF ने FY23 में भारत की GDP। IMF क्या है? IMF का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हिंदी में बता रहे हैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अगर बात की जाए तो क्या लिखेंगे? IMF की स्थापना, IMF की स्थापना कहाँ हुई थी बताइए? जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में हुई थी। अच्छा, पीवी सिंधु जी का जो जन्म स्थान है या जो वो रहने वाली है, तो वो जानते हैं हम कहाँ रहने वाली है? पीवी सिंधु जी का जन्म हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था। भाई दिख रहा है एक सेंटेंस, हमने सोचा आपको बता दें। नोट ही कर रहे होंगे तो नोट कर लेंगे। ओहो साथियों, थोड़ा सा बस
इस साइड को हो गया था कैमरा। अभी देखो आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ रहा होगा और क्लियर दिखाई भी पड़ रहा होगा। और ऊपर में तो बहुत सारी जगह छुट्टी हुई है, तो हम अब ऊपर ही आपको बता दिया करेंगे। पीवी सिंधु जी का जन्म हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन कहीं से भी बने, अगर क्वेश्चन करंट में ट्रेंड करेगा तो वो हमारे द्वारा पढ़ाया जरूर होगा, इसकी चिंता मत करो। और अपना पुराना भी करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, या हमारा ही जाकर पुरानी वीडियो जरूर देखें। 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त होगा और बहुत ही जल्दी होगा। शायद संडे से पहले ही हो जाएगा, किसी दिन फ्राइडे या वेडनेसडे थर्सडे में। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। कुल सदस्य 189 है। कुल सदस्य अगर बात की जाए, कुल सदस्य कितने हैं, तो कुल सदस्य भैया 189 है। अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय भैया कहाँ है, वाशिंगटन DC। और ये कहाँ है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर है भाई, बहुत अच्छी जानकारी है, सब नोट कर लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। मन से पढ़ेंगे तो मित्र वीडियो ब्लर ना होगी, इसका मेरी गारंटी है। मन से अगर नहीं पढ़ेंगे तो वीडियो ब्लर हो जाएगा। किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, ये देश है स्पेन। यहां से आए थे DPSP। कौन लाया था DPSP, आयरलैंड। और आयरलैंड से DPSP कौन लाया था, भारत। और आयरलैंड से कौन सा आंदोलन प्रभावित था, होम रूल लीग आंदोलन, जिसके प्रणेता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अब आप बता दीजिए कि बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट जी दोनों कहाँ कहाँ इसकी स्थापना किए थे, अलग अलग शहरों में। याद है तो आइए मैदान में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। DPSP आप लोग सोच रहे होंगे, जिन लोगों ने पॉलिटी नहीं पढ़ी उनको DPSP न पता होंगे, तो ये अब पॉलिटी हमारे यहाँ शुरू होने जा रही है। 2 दिन में आ जाओ, एक एक DPSP अगर आपकी जुबान पर नहीं हुआ तो पढ़ाना छोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश में, स्पेन में, क्या है ये 16 साल के बाद आप जेंडर चेंज करवा सकते हैं। जेंडर चेंज करवा सकते हैं भैया। इस विषय में ना कुछ कहना मुझको, जो ईश्वर ने बनाया है आप उसे बदल सकते हैं। आप नया जेंडर कानून पारित किया गया है स्पेन में। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये अभी अभी मनाया गया है 25 दिसंबर को। 2 लोगों का जन्मदिन है, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि नन्ही नाना चीटी लेकर जब चढ़ती है कितनी बार ही गिरती और उठती है, लेकिन कभी भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, और अस्त होते हुए सूरज को देखता कौन है भाई साहब, कौन देखता है बताइए। क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है
जितने वीर वीरांगनाएं अभी ठंडक के डर से नहीं निकल रहे हैं, वे सब मैदान में आ जाए, तैयारी अपनी जबरदस्त कर दें। टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट हो रहे हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। जियोग्राफी भी पूछी जाएगी, जियोग्राफी भी पूछी जाएगी, उसकी भी स्पेशल का क्लास हो चुकी है, उसकी भी स्पेशल क्लास हो चुकी है। लोसार महोत्सव कहाँ और कब मनाया गया? लोसार महोत्सव 24 दिसंबर को लद्दाख में मनाया गया। 24 दिसंबर को लद्दाख में मनाया गया। याद रखनी है ये बात, भूलना नहीं है। और एक हमने तो पढ़ा है भैया, आप भी पढ़ना, एक होता है लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव तो बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बताना हमको क्या ये बात सही है या गलत है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको नहीं दूंगा, मैं खुद ही बता दूंगा। हमारे नाम के दूसरे हमारे स्टूडेंट प्रिय साथी पूछे थे कि वीणा बजाने वाले दो मुगल शासक, तो एक भैया थे औरंगजेब और एक था बाबर। ये उन्होंने कहीं से देखा होगा क्वेश्चन, तो उनके मन में था, तो हमने कहा भाई साहब ये हम ऑनलाइन में बता देंगे, क्योंकि हमारे और विद्यार्थी भी जान जाएंगे। तो ऐसा प्रश्न बढ़िया है, थोड़ा डाउटेड है क्वेश्चन, तो इसको देख लेंगे। वैकेंसी आ रही है, पेपर हो रहे हैं, तुम ना हिम्मत हारना, बस तुम तैयारी करते रहना, तुम्हें कौन हरा सकता है पार्थ। और बात करते हैं किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है। और ये लोसर महोत्सव है जो ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, मोनपा जनजाति द्वारा। ठीक है भैया, बहुत अच्छे है, बढ़िया है। अभिषेक जी को धन्यवाद है भाई, उन्होंने बड़ा प्रयास किया आज, और वो प्रयास अपना जानते हैं, हम उनका प्रयास जानते हैं, बस उन्हें धन्यवाद। आप लोग भी धन्यवाद पाइए, कम से कम कुछ तो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उन्होंने काफ़ी लोगों को बताया। देखिए ये अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई बुरा सुझाव नहीं है, इसमें तो लोगों का भला होना है। आप पुण्य के भागीदार बनेंगे तो आपका भी सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। हम बात करेंगे किस राज्य ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है, तो वो राज्य है असम। वो राज्य असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत सिंह बिस्वा शर्मा, क्या है नाम? हेमंत सिंह बिस्वा, हेमंत सिंह बिस्वा। और अगर हम बात करें गवर्नर की, यानी राज्यपाल, तो राज्यपाल भैया कौन है? राज्यपाल है जगदीश मुखी। राज्यपाल कौन है भैया? जगदीश मुखी। और क्या पूछा गया है? हाँ भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मुझे लगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए कौन कौन से देश सहमत हुए हैं? कौन कौन से देश सहमत हुए हैं? तो भैया एक है श्रीलंका। याद रखना तुम, पाक की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? बस तुम याद रखना, ठीक है, भूलना मत, तुम्हें कसम है तुम जिसको मानते हो। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। पाक जल संधि अलग करती है। भारत और
श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। आदम का पुल बोले तो राम सेतु, दूसरा नाम है, स्थित है। भाई भूल जाते हैं आप लोग, इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया। बहुत बढ़िया, लिखते रहिए, सोना नहीं है। सो कर तुम अपना भाग्य खराब कर रहे हो क्या? है? नींद लगने लगी तुमको? कल देखोगे, अभी नहीं मन है। अरे यहां तक तो आए हो, आगे भी जाओ भाई। यहां से लौटना, उतना ही चलना, आपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और तुम लौट जाना चाहते हो। कभी कभी कोई इंसान लखनऊ जाना है तो सिनौली से लौट आता है। अरे भाई लौटने के लिए भी उतना चले, उतने उधर से पहुंच जाते, पता नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं। श्रीलंका और रूस अक्टूबर माह में, रूस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अक्टूबर माह में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता देश बना है। ये बात आप याद रखना, ये बहुत जरूरी बात है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता देश बन गया है। ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे, भूलना बिल्कुल नहीं है। ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास हो गई है, इसको मैं मिटा देता हूँ। मेहनत से पढ़ना है भाई। ये ठंडक, ये कोहरा, ये गर्मी, ये बरसात तुम सब झेल लो, फिर तुम्हें कुछ ना झेलना पड़ेगा। नौकरी कैसे करोगे अगर तुम इतनी ठंडक में नहीं जा पाओगे तो? किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपया पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? कल मैं आपको त्योहार और महोत्सव पढ़ाऊंगा। कल त्योहार प्लस महोत्सव, और मैं इंपॉर्टेंट डांस वो भी मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा। तो ये भैया राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप बता दीजिए। मुख्यमंत्री और राज्यपाल किसके? इसके तमिलनाडु के। राज्यपाल तमिलनाडु, ये आप बताएंगे। हम क्या बताएंगे? हम इसके नीचे वाला बताएंगे। सचित्विनी राबका को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये देश है फिजी, जहां बाद में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तुम तो बहुत जल्दी सब समझ जाते हो। तमिलनाडु के बारे में और कुछ बताएं? चलिए बताते हैं आपको तमिलनाडु के बारे में एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर, अरे भाई साहब, गवर्नर है RN रवि। RN रवि। मुख्यमंत्री अभी नहीं बताए, मुख्यमंत्री बाद में बताएंगे। तमिलनाडु के बारे में आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए कि तमिलनाडु राज्य में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की। किस लिए शुरू की है? जो बच्चे किताबों की पहुंच से बाहर है, ऐसे बच्चों के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की गई है। इसके तहत उन्हें किताब दी जाएगी। तमिलनाडु राज्य में एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। इससे हाथियों को बहुत समझने में मदद मिलेगी। हाथियों के लिए डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया गया है।
और गिद्धों के संरक्षण के लिए, गिद्धों के संरक्षण के लिए, गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। ये बात आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री भैया है M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है मुख्यमंत्री भैया। ठीक है, अब मैं बताता हूं किसे दक्षिण एशिया में 2024 पेरिस ओलंपिक प्रसारण का अधिकार मिला है। ये सब बहुत पुराने से लिखे हुए हैं, इनको मैं मिटा देता हूँ। भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए कौन कौन से देश राजी है इस समय? तो ये देश राजी है, कौन कौन से? ये देश है श्रीलंका और रूस। और थोड़े बहुत इंडेक्सों की बात करते हैं, सूचकांक की बात करते हैं, तो आपको हम बताते हैं कि ग्लोबल हंटर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इनको जरूर नोट कर लीजिए, ज्यादा नोट भी नहीं करना पड़ेगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा है भारत का? तो भारत का है 107। और 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में अगर बात किया जाए भारत का स्थान, देखिए एक साल प्रीवियस ईयर का हमें याद रखना पड़ता है, तो कितना था? 101। और इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर है बेलारूस। और टोटल कितने हैं? कुल देश कितने हैं? तो कुल देश है 121। ये एक इंडेक्स की बात हमने की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। किसे दक्षिण एशिया में 2024 पेरिस ओलंपिक प्रसारण का अधिकार मिला? तो ये एक टीवी है जिसका नाम है VIA-COM18, इसको मिला। 12 नंबर देखते हैं, किसने निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स लॉन्च किया? यहां देखिए, निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया भैया? HDFC सिक्योरिटीज ने, HDFC सिक्योरिटीज इन्होंने लॉन्च किया। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये कौन सी कंपनी है? NHPC। कौन सी कंपनी है भैया? NHPC। क्या जीता है? सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी पुरस्कार। अब मैं इसका नाम भी बताता हूं, तो इसका नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म। स्थापना बताएं आपको, स्थापना इसकी कब हुई थी आपको बताते हैं। इसकी स्थापना हुई थी
1975, बताइए। इसकी स्थापना हुई थी 1975। बहुत बढ़िया। इसमें एक इंडेक्स और लिखना है। दूसरा इंडेक्स बताते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड, अच्छा सभी बिठा देते हैं, साफ नहीं होगा। लीजिए, पूरा ये हम लिख चुके थे। एक क्वेश्चन और लिखिए इंडेक्स से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कुल देश नहीं, भारत का स्थान कब? 2022 150वां। और भारत का स्थान कब? 2021 में 142वां। और शीर्ष के देश लिखो। शीर्ष स्थान का मतलब है फर्स्ट पर नॉर्वे, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर स्वीडन। लिखो एक इंडेक्स, ये भी लिखो, बहुत जरूरी। किसे KIFF में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? बहुत बढ़िया प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, ये बहुत पुराना हो गया है, आपने नोट कर लिया होगा। 14 नंबर प्रश्न की और बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसे KIFF है क्या? ये इसकी फुल फॉर्म बताते हैं आपको क्या है। इसकी फुल फॉर्म है कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन कौन जीता है? 2 फिल्में। पहली है अपॉन एंट्री और दूसरी है द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कम्स। ये पूरी कहानी है KIFF। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। वीर गार्जियन अभ्यास 2022 किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो दिखाते हैं आपको। वीर गार्जियन 2022 की क्यों बात करेंगे? 2023 आने वाला है। 2023 आने वाला है, तो वीर गार्जियन 2023 भारत और जापान के बीच 10 दिवसीय अभ्यास है या होगा। बहुत बढ़िया, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अपनी समझ से मैं अपना 100% देने का आपको प्रयास करता हूँ भाई साहब, कि आपको 100 में 100% बढ़िया लगे और आप इसे जम कर शेयर करो। ये आपका अपना चैनल है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो आपकी भलाई के लिए आते हैं ऑनलाइन, नहीं तो हमें इससे क्या मतलब। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि वह अपने विद्यार्थी हैं, अपने टीचर से पढ़ते हैं, उन्हें पसंद है, तैयारी करते हैं, पढ़ाते हैं, तो फिर टेस्ट लेंगे। और जो भी विद्यार्थी हमारा ऑनलाइन पढ़ रहा है, अगर वो टेस्ट के बारे में जानकारी चाहता है तो भाई जरूर दो। हम तो कहते हैं आप टेस्ट देना चालू करो, सिलेक्शन हम देंगे। टेस्ट आप दो, सिलेक्शन मैं दूंगा, गारंटी के साथ। गारंटी बैच भी चलता है अपना। जिसको लगता हो उसकी किस्मत खराब है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ने में बहुत ढीला डाला, उसको भी नौकरी दिलाएंगे। उसके लिए गारंटी बैच है ना, आप क्यों चिंता करते? बस का होता है तभी उड़ता हुआ तीर लेना चाहिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं एक और इंडेक्स की बात करने जा रहा हूं, जेंडर गैप इंडेक्स। ये लिखा रहता है
छोड़ देता हूँ डिब्बे में लिख कर, क्योंकि जो भी विद्यार्थी लिख रहे हैं आराम से लिखे, इसीलिए मैं क्वेश्चन को तुरंत नहीं मिटाता। लिखोगे नहीं मित्र याद नहीं रख पाओगे, और कोई हमको समस्या नहीं, कोई हमारा लाभ नहीं है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं। ग्लोबल, देखो स्पेलिंग का माइंड नहीं करना, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब 2022 में बात की जाए तो 40वीं। 2022 में भारत का स्थान तो भैया 40वां। अगर 2021 में पूछा है तो 46वां। कुल देश 132। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पर भैया स्विट्जरलैंड, सब याद। सेकंड नंबर की बात करें यूएसए, और अगर थर्ड नंबर की बात करें तो भैया हो जाएगा स्वीडन। अच्छा, इधर मैं दूसरी बात करता हूँ, इधर मैं दूसरा इंडेक्स लिखता हूँ। आज इंडेक्सों की ही बात कर ली जाए, क्योंकि पेपर में बहुत पूछता है, पेपर काफी बार मैचिंग बनाने को भी आता है, तो बारी बारी से एक एक इंडेक्स हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। अब हम लिखते हैं जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक, 2022 में भैया भारत की रैंक कितनी थी? 135। और 2021 में भारत की रैंक 140। अब शीर्ष 3 देशों की बात करी जाए, शीर्ष 3 देश, तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा। पहला आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। मैं भी मित्र बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना चाहता हूँ, आपको आपका टाइम न वेस्ट हो, इसीलिए मैं देखो फालतू बात ना ऑफलाइन में करता हूँ, ना मैं फालतू बात ऑनलाइन में करता हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, देखो भाई राइटिंग का कोई इशू नहीं है, आप पढ़िए वो बस काम आता है। अब मैं बात करता हूँ भारत की रैंक 2022 136 थी। भारत की रैंक 2021 कितनी थी भैया? 139 थी। शीर्ष 3 देशों की बात, शीर्ष 3 देश, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पर कौन था? फिनलैंड, फर्स्ट पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, क्योंकि इसकी ट्रिक भी है FDI, सब में नई ट्रिक लगा देना है। FDI ये आइडियल, ऐसे आप बना सकते हैं, SUS, इस तरीके से आप एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे IFN, ये एक ट्रिक हो गई जेंडर गैप इंडेक्स की। वो एक ट्रिक बना लीजिए SUS, स्विट्जरलैंड, USA, स्वीडन। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि I से आइसलैंड होगा, D से डेनमार्क होगा, I से आइसलैंड होगा। ये भैया बताओ कैसे लगे इंडेक्स, कितना बढ़िया लिखा हुआ है। तब भी तुम सोचते हो, हम ही को देखो सुबह से शाम तक कितना लिखते हैं भाई, तो तुम भी लिखो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। दोस्तों परेशान मत हुआ करो, तुम थोड़ा सा नहीं दिखा ऊपर तो हैरान होने लगे। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
जबरदस्त दिख रहा है। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 40वां, 2021 में भारत का स्थान 46वां, कुल देश 132, फर्स्ट स्विट्जरलैंड, सेकंड यूएसए, थर्ड स्वीडन। कितना बढ़िया दिख रहा है बताइए। अभी और इंडेक्स की बात करेंगे एक दो, बस फिर आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक दो इंडेक्स और बस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी हो गया, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी हो गई, जेंडर गैप भी हो गया। बचा ही नहीं है, बस एक बहुत बचा है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। कौन सा बेटा है बताओ, कौन सा वाला बेटा दे? सब खो जाता है अकेले में भी। कागज वो कपड़ा उधर रखा है, बताइए पता हुआ है? बताओ ये वाला बेटा दो, ये वाला ये वाला का है, ठीक। और मैं एक इंडेक्स की और बात करूंगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, मतलब ग्लोबल वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। अब इसकी बात करी जाए तो ये 2022 में है। भारत की रैंक 2022 कितनी है भैया? 180। बहुत बात है, 180 भाई साहब, 180 बहुत। 180 कुल देशी थे, कुल देश कितने? 180। अब पता चला मैं 180 क्यों कह रहा। और फर्स्ट पर देखिए डेनमार्क। अगर सेकंड पर देखा जाए, ये तो फर्स्ट। सेकंड पर अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम कितने नंबर पर भैया? सेकंड नंबर पर। अगर थर्ड नंबर की बात की जाए तो कौन आएगा? थर्ड पर आ जाएगा फिनलैंड। ये एक और आप देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे हमने उसको क्यों नहीं मिटाया? इसको मैंने इसलिए मिटा दिया था, फिर मुझे इधर आना पड़ता। अब मैं इधर आपको बता दूंगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। मेरे हिसाब से मैं आपको धीरे धीरे तैयारी करा रहा हूँ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें अगर बात करी जाए तो 2022 में भारत की रैंक कितनी थी भैया? तो थी 150। और अगर 2021 में भारत की रैंक की बात की जाए तो कितनी थी? तो सही थी 142। इसमें शीर्ष 3 देश कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आज, पढ़ डालो पूरा, बस अभी 2-3 मिनट की बात है। फर्स्ट पर कौन है? नॉर्वे। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है डेनमार्क। और थर्ड पर कौन है? थर्ड पर है स्वीडन। ये आज की करंट अफेयर्स की जानकारी थी। और भैया आप लोगों से हमारा प्रार्थना यही है कि ठंडक हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, आप एक एक कदम लक्ष्य की ओर बढ़ाते चलिए। जितना नजदीक लक्ष्य आपका आ जाएगा आपके पास, उतनी जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। इसी आशा और कामना के साथ, शुभ शुभ विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब आपको रोज करंट अफेयर्स मिला करेगी। आप भी जैसा हमसे वादा किए हैं कि हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, याद करेंगे, लिख कर दिखाएंगे, आप अपनी बात पर अमल करेंगे, आप धोखा नहीं देंगे,
बिल्कुल सही पक्की बात है। और बाधाएं तो आती हैं, आती रहेंगी। हमें उन बाधाओं को पार कर कर अपने लक्ष्य की ओर जाना